हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 से लेकर और प्रश्न नंबर 7 तक। क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 1.1 है। पिछली वीडियो में हमने नंबर 2 तक क्वेश्चन आंसर किए थे और कुछ बेसिक जानकारी भी आपको बताई थी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, इसमें आपको करना क्या है कि देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी आप में से जिन बच्चों ने, तो उनको ये पता होगा कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अगर नहीं देखी है तो हम आपको बता देंगे। सबसे पहले तो आप एक एक करके सभी के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कैसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे आप। सबसे पहले 12 के 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, उसके बाद 3, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड 12 की क्या हुए, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक, ये 12 के हो गए। इसी प्रकार हम निकालेंगे 15 के। पहले 3 से काटेंगे फिर 5 से काटेंगे, तो आपका हो जाएगा 3 × 5। 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 से काटेंगे 7 और फिर 7, मतलब 3 × 7। अब देखिएगा इसमें HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। सबसे पहले HCF देखिएगा, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है उनके लिए है। जो तीनों में कॉमन हो वो हमारा होगा HCF, ठीक है, जो तीनों में कॉमन हो। तो देखिएगा इसमें क्या है, 2 और 3, इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं होगा, 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, मतलब 3 जो है वो तीनों में कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 3। LCM की अगर हम बात करें तो LCM क्या होता है, देखिएगा एलसीएम हमारा होगा कि सभी संख्याओं को एक एक बार हम लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करेंगे, 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो हम 2 की पावर 2 इंटू फिर 3 को लेंगे। अब देखिएगा 3 एक बार आ चुका है तो इस 3 को हम नहीं लेंगे, अब लेंगे हम 5 को इंटू, अब यहाँ भी 3 आ चुका है, अब इसको लेंगे 7 को, ठीक है। तो आपका क्या एलसीएम हो जाएगा, 2 की पावर 2, 3, 5 और 7, ये एलसीएम हो जाएगा। इसकी आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 420, ठीक, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा, एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आगे के सवालों में आपको आसानी हो जाए। सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2, 3 और 5 आए, ठीक, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 15 के 3 और 5, 21 के हो जाएंगे आपके अभाज्य गुणनखंड 3 × 7। उसके बाद एचसीएफ जो होगा, जो तीनों में कॉमन हो वो हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है, जो तीनों में कॉमन हो। उसके बाद एलसीएम क्या होगा हमारा, कि सभी संख्याओं को हम एक एक बार ले लेंगे। जैसे 2 की पावर 2 है, इसको लेंगे, फिर 3 को लेंगे, फिर इसके 3 को ले चुके हैं इसलिए इस 3 को हम नहीं लेंगे क्योंकि एक बार हम 3 को ले चुके हैं। उसके बाद 5 को लिया, 3 यहाँ पर भी है तो 3 को हम एक बार ले चुके हैं, अगर एक और 3 होता तो उसको हम ले लेते। उसके बाद 7, ठीक, इस प्रकार से आप निकल। चलिए अगले सवाल देखते हैं, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगला पार्ट है हमारा 17, 23 और 29। अगर आपको नॉलेज होगी तो 17 हमारा खुद ही एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, ये सिर्फ 17 से ही कटेगी, तो यहाँ पे 17 × 1 लिख सकते हैं। 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 × 1। 29 भी अभाज्य संख्या है, मतलब 17, 23, 29 को काट के आप देख लीजिएगा, ये किसी संख्या से नहीं कटेंगी सिवाय खुद से और 1 से, ठीक है। तो अब इसमें अब एलसीएम एचसीएफ क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, इसमें देखिएगा कॉमन क्या है, बताइएगा जल्दी से। इन तीनों संख्याओं में क्या कॉमन है, आप कहेंगे सर 1 जो है इन तीनों संख्याओं में कॉमन है, ठीक है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। अगर हम एलसीएम की बात करते हैं, हमने एलसीएम में आपसे क्या कहा था, सभी को लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 17 को, 1 को नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा क्योंकि अगर 1 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करेंगे तो वो संख्या ही आएगी। 17 लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई 23, मल्टीप्लाई 29, इनकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 17, 23 और 29 की। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं।
हमारे पास है 8, 9 और 25। सबसे पहले 8 के करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड, 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटा, ठीक है, 2 से काटा 4 आया, 2 से काटा फिर 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो गया 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 और 9 के होंगे इसी प्रकार 3 × 3, आप देख लेना, और 25 के हो जाएंगे आपके 5 × 5। अब HCF और LCM देखते हैं। आप इन चीज़ों को, एक सवाल इससे ज़रूर आएगा तो HCM और LCM को ज़रूर आप देखिएगा, HCF और LCM ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। HCF की बात करें तो हमने कहा था जो तीनों में कॉमन हो। अब आप देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 2 क्या इनमें है, नहीं है। अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होगा, आपका 1 कॉमन होगा, तो आपका HCF हो जाएगा 1। LCM देखते हैं, हमने कहा था सभी संख्याओं को आप लिखेंगे 1 1 1, जैसे 2 2 2 ये 3 लिखें तो आप लेंगे 2 की पावर 3। आप ये नहीं कर सकते कि सिर्फ 1 2 लें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, 2 की पावर 3 लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 3 आया है, 3 की पावर 2, उसके बाद 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 1800, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर इसी का जो चौथा भाग है वो देख लेते हैं। 12 15 और 21, 12 15 21, ये चौथा क्या, ये पहले ही भाग है, ठीक है, क्योंकि पहला प्रश्न यही था, ये शायद चौथा भाग नहीं होगा आपका, ठीक है। तो 12 15 21, ठीक, इस प्रकार से आप LCM HCF निकाल लेंगे। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। देखिएगा आपको HCF दिया है, किस, ये 2 संख्याएं दी हैं, इनका HCF जो है वो 9 है, ठीक है, दिया है, ठीक। उसके बाद LCM, ये दोनों संख्याएं वही संख्याएं हैं, इनका LCM आपको बताना है कि इन्होंने 2 संख्याएं दे रखी हैं, कहा इसका HCF 9 है और LCM आप बताइए। एक फार्मूला हमने आपको बताया था कि HCF × LCM बराबर होता है हमारा दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के। तो आप लिखेंगे, ये आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिएगा फार्मूले में आप मान रख देंगे, HCF कितना दे रखा है इन्होंने इन 2 संख्याओं का, 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, LCM ही इन्होंने पूछा है कि LCM ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे LCM को LCM ही लिखा रहने देंगे। प्रथम संख्या कितनी है हमारी, 306, द्वितीय संख्या कितनी है हमारी, 657। अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जैसे आप लिख देंगे LCM 306 लिखा आपने इंटू 657 अपॉन में, अब जो 9 है ये आपका अपॉन में, यहाँ मल्टीप्लाई में था, अगर इधर आएगा तो आपका बटे में हो जाएगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ये आप क्लास 8 9 में सीखते हुए आए होंगे। अब इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 9 तियाँ 27, ये कट जाएगा, देखना 9 तियाँ 27, 9 चौक 36। अब LCM देखिएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 34 और 657 की, ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे 34 × 657, 657। अब इसकी जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 22 33 8, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। प्रश्न नंबर 5 हमारा कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए किसी संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है।
मतलब ये कह रहा है कि जो n है वो एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। अगर 6 की पावर में n यानी कि 6 की पावर में कोई भी हम प्राकृत संख्या, हमने आपको रियल नंबर पढ़ाए थे, अगर बेसिक जानकारी वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने आपको ये सब पढ़ाया था कि रियल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है हमारे, ठीक है, भाज्य भाज्य ये सब आपको पढ़ाया था मैंने। तो जो हमारे प्राकृत संख्याएं होती हैं वो होती हैं 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ठीक है। 0 उसमें ऐड नहीं होता, ना ही माइनस की संख्या ऐड होती हैं, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ये कह रहा है कि अगर 6 की पावर हम कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं, चाहे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, और कहता है के लिए अंक 0 पर समाप्त होगा। कह रहा है कि उसका अंक जो 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये जांच कीजिए, ठीक। ये कह रहा है जांच। एक चीज़ आप बेसिक जानकारी पहले देख लीजिएगा, जैसे 6 की पावर हम कुछ भी रखें, उसकी जो लास्ट संख्या आएगी वो 6 ही आएगी। एक बार आप देख लीजिएगा, कोई भी प्राकृत संख्या, जैसे हमने 1 रखा तो 6 आया, अगर हम 6 की पावर 2 रखेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 6 आया। इसी प्रकार आगे जब जितनी भी आप घात रखते जाएंगे वो 6 ही आएगा। अब इसको एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखना, ये तो आपके समझने के लिए था। देखिएगा, ये कह रहा है कि अंक 0 पर समाप्त होगा। जैसे कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है, यानी कि गुणे में 10 होगा, जैसे मान लो आपके पास 50 है, ये 0 पर समाप्त हो रही है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 × 10, ठीक है। अब ये संख्या जो होगी, ये जो 10, इसको आप 5 को छोड़िएगा, इस पे ध्यान दीजिएगा, 10 जो लिखा है, ये जो 10 है आपका, ये 2 और 5 यानी कि इनसे डिवाइड होगा, 2 से भी और 5 से भी, ठीक है। कोई भी संख्या ले लीजिएगा, अगर लास्ट में 0 है तो वो संख्या, मान लीजिए आपने कहा 70 ले लीजिए सर, अगर हमने 70 ले लिया तो ये 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी। देखिएगा, 2 से काटेंगे तो 35 आएगा, 5 से काटेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो अगर किसी संख्या में 0 में लास्ट में 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो वो संख्या हमारी 2 से और 5 से डिवाइड होगी। अब आप कहेंगे सर इसको हम एग्ज़ाम में किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में इसको लिखने का सही तरीका क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले नोट्स लिखेंगे, रुकिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं, ठीक है, हमने आपको बताया कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो वो 2 और 5 से डिवाइड होगी। हम जानते हैं कि यदि कोई, इसको हम लिख लेते हैं, तब तक वीडियो को हम पॉज कर देते हैं क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है। हमने देखिएगा यहाँ पे लिख दिया, हम जानते हैं कि यदि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 2 व 5 से विभाजित होगी, अतः उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए। मतलब अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए। हमारा सवाल है कि 6 की पावर n, इसको देख लेते हैं। अगर 6 की पावर n लिखा है हमारा, तो हम इसको 2 × 3 की पावर n लिख सकते हैं। ये 3 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये पावर 6, ठीक है। अब जब इसको ये लिख दिया तब इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब ये बताइएगा हमें कि क्या इसके अभाज्य जो गुणनखंड हैं वो 2 और 5 हैं कि नहीं। आप कहेंगे नहीं सर 2 और 5 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, सब थ्योरी का खेल है। अगर आपने थ्योरी लिख दी अच्छे से तो आपको नंबर मिल जाएंगे। 6n के, आप लिखेंगे कि 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ठीक है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं ताकि आपको, अगर आप जब भी रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखिएगा 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है। देखिएगा 5 नहीं आ रहा है, 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, तो 5 नहीं आ रहा है, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। 0 पर कब समाप्त होती है, मैंने आपको बताया था कि अगर उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आ रहा है तो, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न हो गया, ये पूरा थ्योरी बेस्ड था। आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है तो वो संख्या 2 और 5 से डिवाइड होगी। आप कोई भी संख्या लेकर आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि देख सकते हैं कि क्या डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की प्रश्नावली जो होंगी आपको उनका सोल्यूशन आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6।
प्रश्न नंबर 6 है हमारा कि व्याख्या कीजिए। आपको सवाल दिया है 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 और इंटू 13 और प्लस, ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है, प्लस 13 दिया है आपको। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है 6, 5, 4, 3, 2, 1 और प्लस का 5। भाज्य संख्याएं हैं, ये बताइए उसको कि ये भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इसको आप किस प्रकार से हल करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो आप प्रश्न को ही लिखेंगे। हमने लिखा है यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस का 13, ठीक है, इसको लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा 13 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना तो आता ही होगा आप लोगों को। जब 13 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 7 इंटू 11 बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। अब इसको जब हम करेंगे 13 इंटू 11 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आएगा और प्लस 1 यानी कि 78, ये इधर हो गया, ठीक। आप चाहें तो इसकी पूरी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड पार्ट लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में 5 कॉमन है। हमने 5 कॉमन लिया तो हमारा यहाँ बचा 7, 6, 5 कॉमन ले लिया तो 5 हट जाएगा, 4, 3, 2 और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस या लिख दीजिए आप, और यहाँ पे बचा 1। अब यहाँ पे 5 इंटू, अब इसकी जब मल्टीप्लाई आप करेंगे 3 दूना 6, चौक 24 और 42, 24 और 42 की जब मल्टीप्लाई आप करेंगे उसमें एक 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1008। देख लेते हैं एक बार, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 और 42 की 4 दूनी 8 प्लस 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1009 आएगा आपका, ठीक है, 1009 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, 1009 आएगा। अब ये कह रहा है कि हमको ये बताओ कि ये संख्याएं भाज्य हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया थी कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। भाज्य, जब अभाज्य हमने पढ़ाया था आपको तब मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो स्वयं से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, ठीक। जैसे 3, 5, 7, 11 ये आपकी अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो खुद से तो डिवाइड ही हों और प्लस और भी संख्या से डिवाइड हों, 1 से, खुद से और किसी और भी संख्या से। तो यहाँ पे देखिएगा जो 1178 लिखा है, 11 इंटू 78, इसको आप मल्टीप्लाई करके लिख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही समझिएगा। अब ये जो संख्या है ये देखिएगा 13 से भी कट रही है, ठीक है, 13 से भी कट जाएगी और हमारी ये 78 है, इसका जब आप करेंगे 2 से भी कट जाएगा, मतलब ये एक से ज़्यादा संख्या से कट रहा है, इसलिए ये अभाज्य होगा। यहाँ पर भी देखिएगा ये 5 से भी कट जाएगा, मतलब 5 से कट जाएगा और 1009 ये भी किसी से कट रहा होगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन ये 5 से कट रहा है, लेकिन ये 5 से कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो भी आंसर आता 1009 की हम 5 से अगर गुणा करें तो 9 पना 45, तो हमारा आता 5045। तो ये संख्या अगर हम कहना चाहें तो अभाज्य संख्या, ये संख्या सिर्फ 5045 से कटनी चाहिए थी और 1 से, ठीक है, लेकिन ये 5 से भी कट रही है, इसलिए ये भाज्य संख्या है, ये आप कह सकते हैं अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। ये देखिएगा मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड केवल 2 होते हैं, कौन कौन से, एक तो 1 से डिवाइड होनी चाहिए और स्वयं से डिवाइड है। अगर 1 से और स्वयं से सिर्फ डिवाइड हो रही है तो वो हमारी अभाज्य संख्या होगी, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है कि अभाज्य संख्या के गुणनफल केवल 2 हो सकते हैं, कौन कौन से, 1 और स्वयं, किंतु उपरोक्त संख्या के गुणनफल 2 से अधिक हैं, ठीक है, उपरोक्त संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, अतः ये संख्या भाज्य है, ठीक है, क्योंकि 13 से भी, 2 से भी, 1 से तो कटेगी और स्वयं से तो कटेगी, ठीक, ये उससे भी कट रही है। तो ये देखिएगा 1 से स्वयं से कट रही है प्लस 5 से भी कट रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 और आज का लास्ट प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो। देखिएगा ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब ये रहा आपका एक क्या रहा, खेल का मैदान, और उसके वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक रास्ता है वृत्ताकार। ठीक है, ये हमने बना लिया रास्ता। अब ये क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मतलब सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते हैं इस चक्कर का, इस जो पथ है, रास्ता है, इसका पूरा एक चक्कर लगाने में। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही साथ और एक ही स्थान से, मतलब यहीं से दोनों चलते हैं। ठीक है, दोनों स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और वे एक ही दिशा में चलते हैं। मान लीजिए हमने इधर साइड चलते हैं। ठीक है, किंतु समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? वो कह रहा है कि ये दोनों एक साथ यहाँ से चले, जो सोनिया है वो 18 मिनट में और जो रवि है वो 12 मिनट में चक्कर लगाता है। तो वो कह रहा है कि कितने समय बाद ये दोनों हैं दोबारा इसी बिंदु पर आकर मिलेंगे, क्योंकि ये आगे पीछे रहेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे, एक 18 मिनट में लगाएगा और एक 12 मिनट में। ठीक है, तो ये यहाँ कहीं रह जाएगा, एक आगे निकल जाएगा। तो वो कह रहा है कि दोनों कब मिलेंगे। तो जब भी आपसे कहा जाए कि वो कब मिलेंगे, स्थान पर मिलेंगे, ठीक इसका यूज़ किया जाए कि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा इसको आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं गया था बाहर, थोड़ा साउंड बंद कराने, पड़ोसी बजा रहे थे, क्योंकि अगर साउंड में गाना बजता है तो कॉपीराइट आ जाता है वीडियो पर, तो इसीलिए साउंड बंद करवाने गया था। तो इस प्रश्न को हम समझ रहे थे कि ये दोनों कब मिलेंगे। जब भी बात हो पुनः मिलने की, दोबारा मिलने की, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक थ्योरी के रूप में आप लिख सकते हैं कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। अतः दोनों को एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर मिलने के लिए 18 व 12 का एलसीएम निकालना होगा। देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम, सोनिया व रवि को आप लिख सकते हैं दोबारा। ठीक है, दोबारा मिलने के लिए 18 व 12 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 12 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इस सवाल में कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है। अगर हम 18 के फैक्टर करें तो हमारा 2 से 9 बचा, 3 से काटेंगे 3 3। ठीक है, तो आपका आगे जाएगा 2 × 3 × 3, 3 4 9 2 18। उसी प्रकार हम 12 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, अब बाजी गुणनखंड, तो 12 के निकलेंगे हमारे 2, फिर से 2 और × 3, 3 दूनी 6, 2 12। ठीक, आप निकाल लेंगे यहाँ पर। तो ये आपके हो गए। अब हमने आपको बताया था कि एलसीएम में से अब कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो एलसीएम क्या, सभी संख्या को एक बार लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा 2, अब यहाँ पे देखिएगा 2, यहाँ पे हमने लिखा 3, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो हमने लिखा 3 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए हमने एक बार 2 लिया, यहाँ पे 2 बार 2 आ गया, तो एक बार का 2 हटा देंगे और एक बार जो बचा है उसको ले लेंगे। फिर से 2 लिया और यहाँ पे 3 की पावर 2 ले चुके हैं और यहाँ पे एक ही 3 है, तो ये 3 इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये एलसीएम हो जाएगा 3 3 9 और 4 36। ठीक, आपका 36 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख देंगे कि सोनिया और रवि जो हैं 36 मिनट के बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, आप पूरी थ्योरी लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा।